गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे, हमने एक्सक्रीशन कंप्लीट कर लिया, सर्कुलेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन सर्कुलेशन में से एक छोटा सा टॉपिक बच गया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने सोचा इसको कवर करना जरूरी है। तो हमने सर्कुलेशन का सारा कुछ कर दिया था। ब्लड मैंने आपको पीछे कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड करवा दिया था, लेकिन ब्लड ग्रुप का आइडिया नहीं दिया। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप किस वजह से अलग अलग होते हैं, ये सारा कुछ करना है। अब देखो, ब्लड ग्रुप्स की थोड़ी सी हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। अगर हम ह्यूमंस की, इंसानों की बात करें तो हमारे में 4 अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप देखे जाते हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स हैं डिफरेंट? एक है हमारे पास ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ एंड ए बी। ये 4 डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं जो सारे के सारे ह्यूमंस में होते हैं। किसी में ए होता है, किसी में बी होता है, किसी में ओ होता है और किसी में ए बी होता है। अब इन 4 ब्लड ग्रुप्स में से अगर मैं बताऊं तो मैक्सिमम जो है ओ ब्लड ग्रुप जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो बाकियों की कंसंट्रेशन है या वेरिएशन है वो अलग अलग होती है। अब जो ये ब्लड ग्रुप हैं, कार्ल लाइंडस्टाइनर था जिसने ए बी और ओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। ठीक है, ए बी को डिस्कवर करने वाला कौन सा था? डी कैस्टिलो और स्टेनी जो था, उनने ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया है। अब बात आती है कि ये डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते किस वजह से हैं। ठीक है, तो अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें, ए है, बी है, ओ है या ए बी है, ये सारे के सारे ब्लड ग्रुप्स जो हैं डिटरमाइन होते हैं जिस जीन से, एक पर्टिकुलर जीन से, जिसको आई जीन बोला जाता है। आई की फुल फॉर्म क्या है? आइसो एग्लूटिनोजन। आइसो एग्लूटिनोजन आई की फुल फॉर्म है। एक जीन है, उसका नाम दिया गया आई, जो ब्लड ग्रुप को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, या जो ब्लड ग्रुप को डिफ्रेंशिएट करता है बाकी कैरेक्टर से। ठीक, हमारी बॉडी में जैसे क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं और वही जीन्स हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो ब्लड ग्रुप के कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन कौन सा है? आई, या इसका फुल फॉर्म आइसो एग्लूटिनोजन। ठीक है, आइसो एग्लूटिनोजन एंटीजन की दूसरी फॉर्म है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है, जो ये आई जीन है, इसके 3 एलील हैं। अब जीन और एलील में आपको डिफरेंस नहीं पता, या जीन और एलील में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। देखो, अगर मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब हमारे क्रोमोसोम हमेशा सेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम आप इसको 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो। जैसे हमारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम है ना, 46 या 23 पेयर बोलते हैं। हमेशा क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। और इस क्रोमोसोम पे, जैसे कि मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, कुछ एक करेक्टर्स यहाँ पे जीन है वो कंट्रोल करता है, इसी के अल्टरनेट में यहाँ पे जीन होगा, वो भी करेक्टर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब ये वो हमारे पास कौन सा रिसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है, वो करने की आपको बताने की जरूरत नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप जस्ट इतना याद रखो, हमारे क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में सेट की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। एक क्रोमोसोम पे जो जीन करेक्टर को कंट्रोल करता है, उसी तरह का दूसरा जीन, दूसरे क्रोमोसोम पे जो जीन होता है उसको हम अलील बोलते हैं। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। मतलब इसको हम जीन बोल रहे हैं और इसी के बहन भाई को दूसरों को हम क्या बोल रहे हैं? अलील बोलते हैं। ठीक, तो अलील में अब डिफरेंस पता चल गया कि जीन की ही दूसरी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं। तो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जो जीन है आई, इसी की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अलील। तो हमारे पास ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए 3 अलील्स हैं, एक आई ए, आई बी, आई ओ। ये 3 डिफरेंट टाइप के अलील्स हैं जो हमारे ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक, अब जो ये डिफरेंट टाइप के अलील्स हैं, आई ए, आई बी, आई ओ, ये तीनों जीन्स बोल सकते हो, अलील बोल सकते हो, ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? ए एंटीजन और बी एंटीजन। ठीक है, जो आई ए है, अलील आई ए, वो ए एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, अलील आई बी जो है बी एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। इन्हीं के बेसिस पे ब्लड ग्रुप होते हैं। हमें बताती हूँ, जैसे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उस ब्लड ग्रुप, अच्छा ब्लड आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा रिवाइज फिर थोड़ा बताती हूँ। ब्लड मैंने आपको बताया हुआ है, जो ब्लड है इसमें क्या क्या होता है। एक तो हमारे पास ब्लड सेल्स आते हैं, जिसमें ब्लड सेल्स ये हिल रहा है, और एक हमारे पास प्लाज्मा होता है। ठीक, ये चीज आपको पता है ना। प्लाज्मा में जो ये व्हाइट कलर का या पेल येलो कलर का फ्लूइड, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड सेल्स में आरबीसीज आते हैं, डब्ल्यूबीसीज आते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं। मैंने आपको बताया होगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ अभी बताती हूँ। जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, उसके ब्लड के आरबीसीज के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ए एंटीजन होगा और प्लाज्मा के ऊपर बी एंटीबॉडी होगी। अब एंटीजन और एंटीबॉडी की अगर हम बात करें, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन ऐसा पार्टिकल जो हमारी बॉडी में आता है जब, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। ब्लड ग्रुप ए है, इसके ऊपर ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है।
बी एंटीबॉडी का मतलब अगर हम ब्लड ग्रुप बी डालेंगे ए वाले पर्सन को तो एंटीबॉडीज उसको किल कर देंगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ठीक है, ए एंटीजन कहाँ पे है? आरबीसी की सरफेस पे। बी एंटीबॉडी कहाँ है? प्लाज्मा की सरफेस पे। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये प्लाज्मा और आरबीसी आपको पता है। उसी तरह जिस बंदे का ब्लड ग्रुप बी होता है, इसके पास बी एंटीजन है, बी को ये एक्सेप्ट कर सकता है, बाकियों को एक्सेप्ट नहीं करता, और इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है? ए एंटीबॉडी। अब ये जो बी और एंटीबॉडी को मैंने स्मॉल लेटर से लिखा है, जस्ट कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कैपिटल लिखूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एंटीबॉडी को मैंने स्मॉल लेटर से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो बी ब्लड ग्रुप वाले के पास बी एंटीजन है आरबीसीज पे, ए एंटीबॉडी है प्लाज्मा पे। और जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है, उसके पास ए एंटीजन भी है, उसके पास बी एंटीजन भी है, और एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, ना एंटीबॉडी ए है ना एंटीबॉडी बी है। और ब्लड ग्रुप ओ जो है, इस पे कोई एंटीजन नहीं है, ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, लेकिन दोनों की दोनों एंटीबॉडीज हैं। इसी के बेस पे ओ पे दोनों की दोनों एंटीबॉडीज हैं, वो ए के साथ भी जाके मिक्स हो सकता है, वो बी के साथ भी जाके मिक्स हो सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर। और ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, वो रिएक्ट कर ही नहीं सकता, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। यूनिवर्सल डोनर किस वजह से? क्योंकि इसके पास दोनों की दोनों एंटीबॉडीज हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसकी वजह से? क्योंकि इसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी का काम यही होता है रिएक्शन कराना और उसको रिजेक्ट कर लेना, एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक, अब अगर हम बात करें कि हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मतलब एक बंदे का ब्लड दूसरे को चढ़ाते हैं, उस दौरान क्या होता है, इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, मतलब अगर किसी बंदे का ए ब्लड ग्रुप है, इसको हम डोनेट करते हैं बी, तो ये तो इनकम्पैटिबल हुआ, ए ब्लड ग्रुप अलग है, बी ब्लड ग्रुप अलग है। अगर हम ऐसा कर देते हैं, बाई चांस इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाती है, तो क्लॉट बन जाते हैं और क्लॉग्स बन जाते हैं कैपिलरीज में। जैसे कि ये ब्लड वेसल है ना, इसके अंदर ये क्लॉग बन गया, मतलब रुकावट सी आ जाती है, ऐसे कैपिलरीज में क्लॉट बन के रुक जाएगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ठीक है, इस तरह से क्लॉग्स बन जाते हैं अगर इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट एक और है RH फैक्टर का। अब ये RH फैक्टर क्या चीज है? RH का मतलब हो गया रिसस। अब रिसस क्यों, ये मैं बताती हूँ। RH फैक्टर वजह देखो, अगर ये एक ऐसी प्रोटीन होती है, एक ऐसी प्रोटीन हमारे आरबीसीज पे ही होती है, एक ऐसी प्रोटीन जिसको रिसस एंटीजन बोला जाता है। कहाँ पे है? हमारे आरबीसीज पे एक ऐसी स्पेशल टाइप की प्रोटीन है जिसको रिसस एंटीजन बोला जाता है। अब जो ये RH फैक्टर है, लैंडस्टाइनर और विनर ने डिस्कवर किया था रिसस मंकी में। मंकी का नाम रेसस था, मतलब रेसस स्पीशीज या रेसस वैरायटी का मंकी था जिसमें RH फैक्टर डिस्कवर हुआ, उसके बेसिस पे नाम पड़ गया रिसस या RH फैक्टर। ठीक, तो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि रेसस मंकी में डिस्कवर हुआ। अब जिन बंदू में ऐसा नहीं है कि 100% ये बंदू में रिसस एंटीजन, ये ऐसी प्रोटीन रिसस प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिन बंदू में रिसस प्रोटीन प्रेजेंट होती है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ओ हो, पॉजिटिव होता है। जिनमें RH या रिसस प्रोटीन एब्सेंट होती है उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है? नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ये किस वजह से है? रिसस प्रोटीन की वजह से, या उसको रिसस फैक्टर भी बोला जाता है। अब अगर हम इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब पॉजिटिव वाले बंदे को नेगेटिव दे रहे हैं या नेगेटिव वाले बंदे को पॉजिटिव दे रहे हैं, तो क्या होगा? अगर हम क्या करते हैं, एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव है, उसको हम क्या करा रहे हैं? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ए है, मतलब ए ब्लड ग्रुप नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव वाले को नेगेटिव दें, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव दें, पहली बार अगर हम ट्रांसफ्यूज करेंगे तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने ट्रांसफ्यूज किया तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनी हुई, लेकिन सेकंड ट्रांसफ्यूजन जैसे ही हम देंगे उसी वक्त वो ब्लड पूरा डिस्ट्रॉय होगा, आरबीसीज पूरे के पूरे डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे और वहां पे क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग वगैरह बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्लॉटिंग बनेगी तो अल्टीमेटली फिर उसकी वजह से डेथ हो सकती है। ठीक, दूसरा जो मेन चीज है आपको समझने की, इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि अगर मान लो हमारे पास जो एक मैरिज हुई है, मतलब शादी हुई है, फादर जो है या मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। जब फीमेल कंसीव करेगी, मतलब जिसको बेबी कंसीव होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रेग्नेंट होगी फीमेल, तो उसका बेबी अगर पॉजिटिव होता है, अगर उसका बेबी पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट
टाइम पे वो बच्चा आराम से सर्वाइव कर सकता है, आराम से डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर और फिटस का ब्लड बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता। फिटस का ब्लड अलग रहता है, मदर का ब्लड अलग रहता है, प्लेसेंटा जो है उनको बैरियर बना के रखता है, ठीक है, एक पूरा रुकावट होती है, मदर और बेबी का ब्लड बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता। लेकिन जब डिलीवरी होती है, प्लेसेंटा को कट किया जाता है, तो स्लाइड से मतलब कुछ एक ड्रॉपलेट्स बेबी के मदर में चले जाते हैं, मदर के बेबी में आते हैं। एट दैट टाइम मिक्सिंग होगी, मदर है नेगेटिव हमारे पास, ठीक, बच्चा क्या था, पॉजिटिव था, बच्चे का ब्लड चला गया मदर में, और मदर में फिर क्या बनना शुरू हो जाएंगी, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। पहला बेबी नॉर्मल सर्वाइव कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर वो फीमेल, नेगेटिव वाली फीमेल दोबारा से पॉजिटिव वाले बच्चे को कंसीव करती है, ठीक है, सेकंड बेबी होता है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बेबी होता है, उस टाइम पे एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में प्रेजेंट हैं और वो उसको किल कर देंगी, ठीक है। एंटीबॉडीज बनी कब, जब थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स चले गए ना मदर की बॉडी में, तो मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं पॉजिटिव के रिलेटेड, तो वो पॉजिटिव बच्चे को क्या करती है, किल कर देती है, कंसीविंग के चांसेस जो हैं वो 0 हो जाते हैं, ठीक। ये एक बड़ा रीजन था, बड़ा काज होता था इनफर्टिलिटी का। लेकिन आज के टाइम पे जितनी एडवांसमेंट हुई, डेवलपमेंट हुई, आज के टाइम पे एक ड्रग बनाई गई है, रहगोन जिसको हम बोलते हैं। पहले से डॉक्टर्स को पता होता है कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, तो जैसे ही डिलीवरी होती है विद इन आवर्स, मतलब 1-2 घंटे के अंदर अंदर ये इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनती और इनफर्टिलिटी नहीं होती, मतलब 2-3 बच्चे आराम से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक RH फैक्टर कुछ भी नहीं है, जस्ट एक प्रोटीन होती है जो हमारे ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाती है, ठीक है। तो रहगोन जो है विद इन आवर्स दिया जाता है मदर को, ताकि एंटीबॉडीज ना बने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पिछला टॉपिक बच गया था। अब हमारा सर्कुलेशन भी कंप्लीट है और एक्सक्रीशन भी कंप्लीट है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम।